फिल्म बनाने के लिए या कोई भी बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप उसमें से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेंगे, क्या हो कि जो आगे भी काम आए और बाकी जो है वो उधर सर्व करो जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अच्छे प्रोग्राम जो है वो हमें करने को मिले। करते करते फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, फिर बिजनेस प्लस में थोड़ा सा ATV में, फिर एक 92, फिर एक CTV आया। ठीक है ना, एक पूरी दुनिया है कैमरा ऑपरेट करना, कैमरा के एंगल्स, फ्रेम, सब ये चीज़ें डिफरेंट हैं। लाइट एक पूरी दुनिया है, अलग तो ये दुनिया ही और है। हमने तो जिंदगी का इतना बड़ा पोर्शन ज़ाया ही कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आप हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ बैठे देखते हैं, उनके नज़रियात की, उनके तजर्बात से, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी और आप भी। और मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो नौजवान है, नौजवान नस्ल जो कि हमारे मुल्क को आगे लेके जाने वाली है, बहुत कुछ अपने अंदर जज्ब करती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाती है। तो आपने देखा वुकला आए, पॉलिटिशियंस आए, एक्टर्स आए, सिंगर्स आए, हर किसी का अपना विजन है दुनिया को देखने का, हर किसी का अपना नज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो आज हमारे साथ भी ऐसी ही एक शख्सियत, मल्टीपल शख्सियत मौजूद हैं। आप एक ही वक्त में बहुत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेन इनका जो तारुफ है अब वो प्रोडक्शन के मेन बंदे हैं, उसके बाद सिंगर हैं, एक्टिंग करते हैं। और मैं एक ही वक्त में इनका तारुफ नहीं करवाऊंगा, सेंटर में भी आप देखेंगे, लास्ट में भी आपके लिए कुछ चीज़ें रखूंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इनकी तरफ चलता हूँ। जनाब अमादुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप जैसी शख्सियत हो तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। आप देख रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देख देख के मैं बहुत, आप कह रहे हैं ना हम लोगों से बहुत सीखते हैं। Yes. मैं आपको देख के बहुत कुछ अरे सीखता नहीं, हूँ ऑनेस्टली। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बच्चा जिसको हमने छोटा सा देखा था, बिल्कुल, वो जब बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है और अपने काम में और अपनी बातों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वो सारे काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बस आप जैसे लोगों को देखा है, सीखा है। और मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग अब जब आपको गाइड करते हैं तो वो एक मोटिवेशन दे रहे होते हैं, वो सिर्फ एक गाइडेंस नहीं होती है। तो बताइए आजकल के क्या मामलात हैं, अब कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ को जाएंगे, ये तो हमें भी नहीं मालूम। आजकल क्या कर रहे हैं? मुज़फ़्फ़र, मज़े की बात है कि मैंने ना ज़िंदगी को कभी प्लान नहीं किया, ज़बरदस्त। और ज़िंदगी प्लान करने की चीज़ ही नहीं है। ये तो जैसे जैसे आपके पास आती जा रही है आप उसको ऐसे ऐसे बसर करते जाओ। मतलब हम लोग ना ज़िंदगी को ना, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी जगहों पर लोग ना ज़िंदगी को बड़ी एक मुश्किल चीज़ समझ के ना इसको गुजार रहे हैं, बस जी नहीं रहे, बोर कर देते हैं उसको, है ना। तो मैंने ये कोशिश की है कि ज़िंदगी को जिया जाए, मतलब जो दिल करता है करें पॉजिटिव, और जिसका आपको, आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों को एक कोई रिग्रेट ना हो, आपको बल्कि फ़ख्र महसूस हो कि यार ये हमारे दोस्त हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा भी हमेशा ये कोशिश रही है कि आप जो भी करें आप ऐसा करें कि चलें कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें हों और आपका जो दिल चाहता है वो करें। तो मैंने भी बस ऐसे ही है ज़िंदगी में। जितने जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, पढ़ाई में वो माशाल्लाह ज़रा ऐसे ही होते हैं। सही। तो हम भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही थे। पढ़ने पढ़ाने का बिल्कुल शौक, लेकिन अदब को पढ़ने का शुरू से शौक रहा। मेरे वालिद साहब खुद टीचर थे, प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, और मेरी वालदा भी टीचर थी। ज़बरदस्त। तो हमें घर से ही ना उर्दू अदब पढ़ने का एक बड़ा शौक, तो शायरी वायरी वो सब, तो उससे एक इनहेरिटली हमारा एक अटैचमेंट हो गई। तो शुरू से ही मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद मेरे वाले साहब ने मुझे 2 किताबें दी पढ़ने के लिए। गैर निसाबी? हाँ जी, गैर निसाबी अदर एक्टिविटी? जी अदर एक्टिविटी। जब मेरे मैट्रिक के पेपर हो गए ना, तो छुट्टियों में उन्होंने मुझे 2 किताबें दी। पहले एक किताब दी मोहम्मद अरबी, सुभान अल्लाह, सरकार की सीरत पे किताब थी, बहुत खूबसूरत। मैं इंशाल्लाह उसका एक पढ़ा होगा नुस्खा मेरे पास, तो मैं आपको जरूर दूंगा, तो पढ़िएगा। बहुत बड़ी लाइट वे में बड़ा ही प्यारा वो लिखा गया है। और जो वो मुझे उन्होंने कहा कि ये जब तुम खत्म कर लो तो फिर मुझे बताना, मैं तुम्हें दूसरी किताब पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे शायरी की किताब दी, 2-3 किताबें दी, जिनमें सबसे पहले मैंने गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मतलब मैट्रिक के बाद ना मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू की। राजा गिद्ध पढ़ लिया मैंने, हालांकि उस वक्त मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजर गया। मैंने कहा अच्छा पढ़ लो, सही है। और रीडिंग का शौक मेरे वालिद साहब की वजह से ना वो इस तरह से करते रहे, तो बड़ा अच्छा। शायरी में हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती थी वालिद साहब की, उसमें बड़ी बड़ी अच्छी किताबें
वो हमें पढ़ने को मिल जाती थी। तो यही वजह है कि प्रोनाउंसिएशन आपकी और वो सारे मेरे मामलात। ये इनहेरिटली मैं उर्दू का लहजा, उर्दू से मुझे ना जब भी डांट पड़ती थी ना पढ़ो, तो मैं उर्दू पढ़ने शुरू कर देता था। अच्छा। तो मैं क्लास में रीडिंग में भी सबसे हमारे टीचर थे जाज़िब बुखारी साहब, पाकिस्तान रेलवेज हाई स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो मैं उसमें तकरीरें और नात और ड्रामा, मतलब जो काम स्टडी से दूसरी तरफ थे ना वो सारे मैं किया करता था। अच्छा। और स्टडी में बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मतलब बड़े 33-40 नंबर लेके मैं पास होता था, सम टाइम पास भी नहीं होता था। अच्छा। तो स्काउटिंग करते थे। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ज़ैफा, कि मैंने ना बहुत बाद में, उस वक्त मुझे डांट भी बड़ी पड़ती थी, वाले सब चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ता रहूँ, हर वक्त किताबी कीड़ा बना रहा हूँ। उनका अपना एक ख्याल था, वो पेरेंट्स कहते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स कहते थे, आपकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे होते। लेकिन मैंने बहुत बाद में जाकर एक रिसर्च पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ आपका 40% यूटिलाइज होता है। यस 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 यस। 60% आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आप कितना मिलजुल कर लोगों के साथ रहते हैं, और कितने मल्टीटास्क आप कर सकते हैं, आप कितने प्रेशर में काम कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो वो मुझे फिर लगा कि ये चीज़ें तो हमने स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें कर ली थी। तो मैंने भी जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने बहुत सारे काम किए हैं ज़िंदगी में, मार्केटिंग भी की है मैंने जनाब, एक कॉलेज में एज स्टूडेंट अफेयर्स मैनेजर के तौर पर भी काम किया, मतलब डिफरेंट। मैंने कोई ज़िंदगी में ना, मेरी वो कोई नहीं बनी एक फील्ड के, जैसे आप एक फील्ड में आगे, जैसे माशाल्लाह आप लॉयर हैं और माशाल्लाह से आप अब आपने सारी ज़िंदगी यही काम करना है, मैं भी आगे ज़िंदगी में चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, बिल्कुल चेंज भी हो, लेकिन आपके पास एक लाइन है। मेरे पास लाइन कोई नहीं थी। सही। मुझे जहाँ पे भी काम मिलता था वो मैं करना शुरू कर देता था, और करते करते फिर मेरा एक शौक था कि मैं ये प्रोडक्शन में आऊँ, टीवी प्रोडक्शन। और अच्छा, ये शौक कहाँ से आया आपको? ये मुझे बचपन से, मुझे नहीं पता, मेरे वाले साहब को कोई गाने का शौक था ना, वो तो पढ़ाई के इतने वो थे, और ये उनका मतलब समझ लो कि 90 डिग्री पे ये था मेरे साथ इख्तलाफ, कि वो गाने वाने पे तो बहुत ही डांटते थे, नात पे वो खुश होते थे लेकिन गानों पे वो बहुत डांटा करते थे। तो बहरहाल ये कहीं से कहीं शायद हमारे फोर फादर में कोई, मेरे दादा या उनके वालिद को गाना शाना किसी को शौक हो, तो आती तो आपकी इनहेरिटली ये चीज़ें हैं ना आपके अंदर। तो मुझे ना गाने का थोड़ा बहुत शौक हुआ, और वो वाले साहब के प्रेशर की वजह से मैंने वो शौक ही रहा, उसको सीख नहीं पाया मैं। सही। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऐसे गाना वाना, फिर दोस्तों से मिलके हमने एक बैंड बना लिया, वो बैंड हम करते रहे बहुत अरसा। मुझे किशोर कुमार साहब मेरे फेवरेट सिंगर थे, और एक वक्त था मैं उनको बहुत सुनता था, और मैं समझता था कि किशोर के अलावा दुनिया में बाकी जितने सिंगर हैं वो सब फारिग हैं। अच्छा। लेकिन वो वक्त के साथ साथ फिर जब पसंदीदगी का एक हाँ, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने अपने वैन में हम आया करते थे जी, तो किशोर का एक गाना लगा हुआ था। अच्छा। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। हालांकि मुझे इस तरह का कोई मसला भी नहीं था मेरे साथ। अच्छा। लेकिन मैं उस गाने में इतना मतलब क्या, मैं उस पर चला गया कि मैं अपने स्टॉप से कहीं आगे चला गया। वो गाना खत्म हुआ तो उसने मुझे पूछा कि तू कितने उतर रहा है, तो मैं कहा जी मैंने फिर इत्थे ला दो। सही। उन्होंने फिर उधर उतारा, मैं दूसरी वैन में बैठ के। तो किशोर की आवाज़ मुझे इतनी फैसिनेट करती थी। सही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाकी सिंगर्स को भी सुना, रफ़ी साहब को सुना। तो पहले सुनने का शौक होता है, फिर आप, अच्छा जो सिंगर होता है ना उसको सबसे पहले अपनी आवाज़ से खुद ही प्यार होता है कि मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ। तो 2-3 आपके प्यारे दोस्त जो होते हैं ना, वो आपका ऐसे ही पंप भी मार देते हैं, यार तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हैं, तो बंदा उसी में पक्का हो जाता है। तो मैं भी ऐसे 2-3 बच्चे, ये बड़ा किरदार होता है दोस्तों का, लोगों का। लेकिन नहीं उसमें आपको वैसा होना भी चाहिए ना, वो तो प्यार में कह देते हैं भाई वाह वाह वाह। सही। तो हमारे बचपन के सारे दोस्त तो वो कहते थे यार बड़ा अच्छा गा रहे थे, असि होते थे ही खुश हो जाना था। सही। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही शौक था। लेकिन उसको मैंने साथ साथ अभी तक वो मेरे साथ चल रहा है। शौक तो आपको पता है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। जो आपकी होती है ना गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज, उनको अगर आप दबाएंगे ना तो आपकी बाकी चीजें जो है ना वो भी दब जाएंगी, ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। तो ये मतलब मैं देखता हूँ पेरेंट्स जो है ना एक चीजें वो अपने बच्चों पर डाल देते हैं कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। यस। तो उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो
खुल के सामने नहीं आती बंदे के अंदर जो होता है ना, इसीलिए आप देखिए गोरा कामयाब है कि वो अपने बच्चों को कहते हैं डू व्हाट यू वांट, तो फिर वो हाँ उधर रिसोर्सेज भी हैं, उधर सारा कुछ है। हमारा जिस तरह का मुल्क है और जिस तरह के हमारे सिलसिले हैं, हमें मतलब हमारा होता नहीं वैसा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बात की कि वो सारे मामला होते हैं दूसरे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी बेसिक चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हुई होती हैं, वरना आप एक बच्चे को कह देंगे डू व्हाट यू वांट, वो तो कुछ भी करेगा फिर, वो चाहे वो गलत है वो चाहे वो ठीक है, लेकिन उसका एजुकेशन सिस्टम पे बात आती है, उनके जो पेरेंट्स का बिहेवियर उस पर बात आती है, पाकिस्तान में नहीं है। इसी वजह से आप देखो कि जो भी हमारे यहाँ जो जिस प्रोफेशन पे है बहुत कम लोग हैं, मेरा ख्याल को 5-6% लोग होंगे जो कहते हैं कि जी मैं यही करना चाहता था तो मैं उसी प्रोफेशन में हूँ, वरना मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ सॉरी, तो वो कहते हैं जी मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था। हमारे मीडिया में, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो ड्रामा आर्टिस्ट बनना ही नहीं चाहता था, तो बस ऐसे किसी ने कहा तो मैंने ड्रामे में काम किया, तो फिर चल पड़ा, तो फिर चलता ही गया। तो मैंने प्रोडक्शन की, मुझे शौक था कि टीवी में और इस तरह से काम किए जाए, तो फिर मैंने कुछ जगहों से ये काम थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे पहले तो जब मुझे शौक हुआ उस वक्त तो ये डिग्री भी नहीं होती थी ना कोई ऐसा, तो वो ऐसे ही होता था कि आप जो काम लोग कर रहे हैं उनसे जाके आपने उनको असिस्ट करना, और करते करते तो वो मुझे 2-3 अच्छे लोगों का साथ मिल गया। एक फारूक मैंगल साहब थे कोयटा से, बड़े अच्छे, तो वो लाहौर आए हुए थे, वो हमारे मामू के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसको शौक है, उन्होंने 1-2 ड्रामों में मुझे अपने साथ असिस्ट करवाया, चीज़ें समझाई। फिर एक अयूब गौरी साहब थे, ये जो नेट सोल उनके एक डायरेक्टर, सलीम गौरी उनके भाई हैं वो, अच्छा अयूब गौरी साहब, ठीक। तो उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की, तो वो एक रेफरेंस से मैं उनको भी जानता था, तो उन्होंने मुझे अपने साथ, तो ये उस वक्त और कोई इदारा नहीं होता था जो आपको प्रोडक्शन सिखा सके या लाइटिंग के बारे में बता सके या कैमरा वर्क कैसे होता है सब। तो मेरा चूंकि लहजा लोग कहते हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक है, तो फिर मुझे जो काम मिलता था वो स्क्रिप्ट दे देते थे कि आपने सारा स्क्रिप्ट को देखना है, आपने आर्टिस्टों को ना स्क्रिप्ट याद भी करवाना है उनके साथ। आजकल ऐसे भी होता है कि जब आपकी वन टाइम आपने डायलॉग बोल लिया ना, तो बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो फिर थोड़ा साइड पे बैठ जाते हैं, तो उनको हम क्यों दे देते हैं दूसरे आर्टिस्ट को। तो अक्सर ऐसा होता था कि बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट, जिसमें फारूक ज़मीर साहब और अयूब खोसा साहब भी उस वक्त लाहौर में काम कर रहे थे, तो वो अपने डायलॉग मुझे कह देते थे यार मेरे डायलॉग ज़रा तू करवा दे। तो वो उससे मुझे बड़ा कुछ खुद भी सीखने का मौका मिलता था, मुझे खुशी भी होती थी कि वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे डायलॉग तो उनके साथ शेयर करो। तो उससे फिर मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा, मतलब मेरा थोड़ी ट्रेनिंग हो गई। फिर एक बच्चों का टीवी चैनल शुरू हुआ, विकेट टीवी, 2006-7 में, तो उसमें मुझे एज एसोसिएट प्रोड्यूसर जॉब मिल गई। अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो हमें करने को मिले। करते करते फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, फिर बिजनेस प्लस में थोड़ा सा ए टीवी में, फिर एक 92, फिर एक सी टीवी आया, तो मुख्तलिफ टेन्योर में मुख्तलिफ। फिर साथ साथ मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस, हमने मीडिया बाइट्स जो आजकल चल रहा है, उस वक्त माया मीडिया सॉल्यूशंस के नाम से मैं और मेरे एक दोस्त है, हमने वो शुरू किया। तो उसके तहत हमने एक सराइकी फिल्म, मैंने एक फिल्म लिखी भी सराइकी। अच्छा। तो इफ्तिखार ठाकुर साहब उसके हीरो हैं। अच्छा। और वो सराइकी लिखा तो उसको पंजाबी में था, लेकिन उनको फिर कन्वर्ट करवा के सराइकी में, और उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने गाया, और बड़ा अच्छा उधर मुल्तान उधर चली। एक्चुअली औरंगजेब लगारी साहब एक प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे थे, तो हमने सोचा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सराइकी में ना बहुत अच्छा मार्केट है, तो आप छोटा प्रोजेक्ट करें तो वो करें आप, तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा उसमें। तो वो फिर अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पर गानों की वीडियोस और कमर्शियल्स और ये सब प्राइवेट वीडियो चैनल्स पर भी हम करते हैं। बच्चों की टीवी चैनल का बड़ा मजा आया। अच्छा। पाकिस्तान में पहला चैनल था, और उसके बाद अब तक कोई है भी नहीं जो सॉरी प्योरली पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी या हमारे कल्चर के हिसाब से बच्चों के लिए कोई एजुकेशन या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता हो। वो सलमान तासीर साहब का था विकेट टीवी। तो उसमें प्योरली हमारे कल्चर के हिसाब से हम बच्चों को एजुकेट भी करते थे। जो प्रोग्राम्स होते थे
वो उसी तरह के होते थे जिस तरह के हमारी रिक्वायरमेंट है। वरना आप देखो मेरे अपने बच्चे जो हैं वो इंडियन चैनल्स देख देख के तो उनका लहजा ठीक नहीं है। वो कहते हैं बाबा ये गलत कह रहा है। तो बेटे आप ही गलत कह रहे हैं, ये गलत है। या बाबा मैं तो खुद ही कर लूंगा। तो मैं कहा बेटे ये कहाँ से सीखते हैं आप ये शांत नहीं हो रहा। वो हमारा मेरा भाई है तो उसका बेटा कुछ 4 साल का है, तो हम शादी में चले गए तो वो कहता है, वो बैठे हुए थे तो कहता है अपने बाप से पूछता है कि ये फेरे कब होंगे। अच्छा। तो ये हंसने की बात तो है लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी अलमिया है और बड़ी अलार्मिंग चीज है। बिल्कुल, तो मैं ट्रेडिशन के खिलाफ चीज जाएंगी ये। यस ठीक है ना। तो अब ये देखो ना कि हम लोग अपने नई जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आप माशाल्लाह से कर रहे हैं ये चीज़ें, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक प्रोग्राम भी अरेंज करें जी जी जी, जिसमें बाकायदा बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। सही। क्योंकि छोटे होते ही जो आप बच्चों को सिखा देते हैं ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सगीर सनी का जो इल्म है वो पत्थर पे लकीर की तरह होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर हम बच्चों को शुरू से उन रस्तों पर या उन चीज़ों को पे लगा दें तो फिर वो बड़े होके वो उनको याद रहती है। मेरा भाई लंदन में है पिछले कोई 15-20 साल से। वो कहता है कि पहले 5 साल सिर्फ बच्चों को मॉरल एजुकेशन दी जाती है। यही वजह है कि उनके बच्चे 20-20, 25-25 साल के हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि झूठ भी कोई चीज़ है, झूठ बोलना भी कोई बात है। यानी जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में हम अपने बच्चों के साथ खुद ही कह देते हैं। जैसे कोई किसी के कोई दोस्त आए वो नहीं मिलना चाह रहे तो कहते जाओ बेटा कह दो कि नहीं, वो घर पे नहीं है। यस यस यस, ठीक है। तो या फोन आ गया तो कहते अभी बाबा कहीं बाहर मार्केट गए हुए हैं, ये इधर उधर। तो हम खुद ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो 5-6 साल बाद जब ऐसा कुछ होगा तो उनको बड़ा जुर्म लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वो बच्चे जब उन्होंने एक चीज़ सीखी ही नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो वो देखो ना, इसीलिए वो माशरे जो है वो फिर जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो बच्चे, तो वो पूरा ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ में प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ है पिछले 2-2.5 साल से यूए में रहने का, तो हम ही लोग जो यहाँ पे इतनी वायलेंस करते हैं, हम उधर लैंड करते ही बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उनको हमें पता है कि हमें कोई छूट नहीं मिलनी। वहाँ जो खड़ा है पुलिस वाला या जो भी जो हमें वॉच कर रहा है, उसने अगर हमें जुर्माना कर दिया तो हमें पे ही करना पड़ेगा। और वो इतना बड़ा होगा कि शायद हमें पूरा साल लग जाए उसको पे करने में। तो फिर वो अगर हम यहाँ पर भी ये चीज़ें रूल ऑफ लॉ करें तो आप तो खुद लॉ को के इम्प्लीमेंटेशन है ना असल में मसला, ये यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल। तो ये ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो हम अभी बहुत पीछे हैं। बाहर जाके मैं जब तक यहाँ था तो हम ठीक जा रहे हैं, हम भी ये सब कुछ करते थे। मतलब रोड पे वायलेंस कर रहे हैं, चीज़ें खराब कर रहे हैं, वो हम एक कुएं के मेंढक बन जाते हैं ना। लेकिन जब हम जाते हैं किसी बाहर जगह पे तो देखते हैं कि यार ये दुनिया ही और है, हमने तो जिंदगी का इतना बड़ा पोर्शन ज़ाया कर दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। मजे की बात जिंदगी एक मिली है, एक जिंदगी वही जाया कर दी, वही हमने जाया कर दिया। वाले साहब हमें ये कहा करते हैं कि जिस तरह आपने कहा ना कि खुल के जिया, ये किया वो, हमें भी ये स्टूडेंट्स के लिए, लोग नौजवानों के लिए एक पैगाम हो सकता है कि स्टडी करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक अच्छे आपको बिहेवियर मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है, बाकी मामला तो अब आपके सामने बैठ के बातें तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप अरे भाई अस्तगफिरुल्लाह। आप मैं कह रहा हूँ ना कि नए दौर के जो आप बच्चे हैं ये ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा माशाल्लाह से अवेयर है दुनिया से और चीजों से, ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो यही कहते हैं कि मतलब 100% कितने का है कि लेके आओ, इतने लेके आओ कि जो आगे भी काम आए और बाकी जो है वो उधर सर्व करो जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने में जो है ना वो कामयाब करे। अच्छा, इफ अ पर्सन स्क्रॉलिंग हिज मोबाइल और वो देखता है कि अच्छा ये प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, मेरे अभी ज़हन में आया है सवाल, तो उसको पता ही नहीं है प्रोडक्शन क्या, लेकिन उसने कहीं पे सुना हुआ था कि प्रोडक्शन बड़ी एक अच्छी चीज़ है, तुम उसमें चले जाओ, और उसको वो सर्चिंग कर रहा है और ये सारे मामला। तो उनके लिए अगर आप ए से शुरू करें और थोड़ा बहुत जो है ना उसके इनिशियल लेवल पे बताएंगे प्रोडक्शन असल में क्या है, मतलब प्रोडक्शन में कैमरा आता है, लाइट आती है या पूरी मैनेजमेंट आती है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात ये है कि बहुत वास्ट फील्ड है इस वक्त।
करंटली yes. दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है। अच्छा, देखो हर बंदा, आप भी माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, yes, yes. हर दूसरे शख्स के साथ ये सब है कि वो प्रोडक्शन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बिल्कुल नहीं है, वाकई लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। तो एक तो ये है कि अब बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपको प्रोडक्शन कोर्सेज करवाते हैं, उसमें बाकायदा प्रोफेशनल्स आपको हर तरह की चीज़ें समझाते हैं। दूसरा, कैमरा एक पूरा मुकम्मल एक फील्ड है, ठीक है ना, एक पूरी दुनिया है कैमरा ऑपरेट करना, कैमरा के एंगल्स, फ्रेम, सब ये चीज़ें डिफरेंट हैं। लाइट एक पूरी दुनिया है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना जी। लाइट, अब देखो सोर्स ऑफ लाइट एक ही है, सूरज। अब वो तुलू होने से गुरूब होने तक डिफरेंट मॉड में उसकी लाइट आती है। यही चीजें जो है ड्रामा में भी यूज हो रही हैं, आपके जो इस तरह के शोज में भी, जो आपके टॉक शोज होते हैं उसमें लाइट किस तरह की होती है। जैसे ड्रामा में सबसे ज्यादा लाइट को करने का मजा आता है कि आपको रात का सीन आप समटाइम दोपहर में कर रहे होते हैं, तो किस तरह से लाइट करनी है। तो वो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। सही। हम जब तक सीखेंगे नहीं कोई चीज ना, बिल्कुल रॉ आप चले तो जाओगे, थोड़ा बहुत कर भी लोगे, एक टाइम स्लॉट के बाद आप उस पर अबूर भी हासिल कर लोगे, लेकिन सीख के जब चलेंगे तो हम डे वन से ही चीजों को ना इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये होगा कि आप उसकी टेक्निक सीख गए हो, और फिर धीरे धीरे फिर आप जो उसकी मतलब वो जो प्रैक्टिस से आपकी चीजें जो है वो पूरी होती जाती है। अब एक तो है प्रोडक्शन, जो कि आप रिकॉर्ड करने की जो सारी साइंस है किसी भी कंटेंट को, किसी भी प्रोग्राम को, एक वो प्रोडक्शन है सारी। उसमें 3 तरह के काम हैं, एक पोस्ट प्रोडक्शन है, फिर प्रोडक्शन है, फिर उसमें प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, और सॉरी प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, और पोस्ट प्रोडक्शन है। सही, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में आप उसके सारे अरेंजमेंट ले लो, फिर प्रोडक्शन जब आप ऑन द सेट हो, फिर पोस्ट पे चले जाते हो, उसकी एडिटिंग सारा कुछ करते हो, तो ये एक अलग से सारी चीजें हैं। फिर जो कंटेंट है वो बड़ा अहम है। हम ले की बात हमने करनी तो क्या करनी है, सिर्फ कैमरा लेके बैठ जाएंगे तो क्या हम कर लेंगे। और यही वजह है कि वो मेयार का ख्याल रखे बगैर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे चल ही नहीं पाते। तो मैंने एक वो डायरेक्टर था अंग्रेज, वो कहता था फिल्म बनाने के लिए या कोई भी बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 स्क्रिप्ट, नंबर 2 स्क्रिप्ट, एंड नंबर 3 स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कितना, कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा कहने को कुछ है तो फिर उसको रिकॉर्ड तो कर ही लेंगे आप, लेकिन आपको करने को कुछ है ही नहीं, तो फिर चाहे जितना मर्जी अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी चीजें आप डाल दोगे, तो वो बस लोग देख के बस उसको क्लिक कर चले जाएंगे। आजकल तो लोगों के हाथ में है ना सब कुछ, बिल्कुल कि उसको जो पसंद आ रहा है वो देख रहा है, जो नहीं। अच्छा, एक अलमिया ये भी चल रहा है कि आजकल बोंगियां ही चल रही हैं। मैं इसकी तरफ आने वाला था। यस, आजकल वो जट साहब चल रहे हैं, शेरों के मतलब बता रहे हैं, लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। सर, नो प्रोनाउंसिएशन, नो कंटेंट, व्हाट इज इसका मतलब इससे आप क्या अखज़ करते हैं? मेरे नजरिए के मुताबिक उनको हम लोग ही जो है वो इधर लेके आ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि उनको देखा जा रहा है तो वो कहते हैं कि ठीक है यार, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे मुझे ये लगता है कि हम सारे लोगों का ना जो एक लेवल है ना, वो ऐसा ही हो गया है। सबका हो गया, ठीक है ना, ऐसा ही हो गया। हम ऐसी चीजों को देख के खुश भी हो जाते हैं। आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, शायद आप तो बहुत छोटे होंगे, पीटीवी का जो दौर होता था, दैट वाज ब्यूटीफुल टाइम। उसमें हमें जो उस दौर के प्रोग्राम थे, उसमें एजुकेशन भी होती थी, उसमें एक कंटेंट की खूबसूरती, जो उसमें एक ऑथेंटिसिटी है वो भी होती थी। मतलब मुस्तनद लोग राइटर थे जो कि स्क्रिप्ट लेकर आते थे, और जो चीज़ें बनती थी वो इतना अच्छी होती थी। और अब देखो ना, मेहदी हसन साहब गा रहे हैं और गालिब को गा रहे हैं, या और बड़े बड़े शायरों मीर तकी मीर को गा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो आपका लिसनर है, जो आपका व्यूअर है, उसको वो चीज़ साथ साथ मिल रही है। इकबाल का कंटेंट को सुनने को मिल रहा है, और उस लेवल की चीज़ें चल रही है। अब जो हम कर रहे हैं, लोगों में वही तरह की चीज़ आ गई है कि हमें पसंद ही वही आ रही है, और वो वास्ट लेवल पे वही उसी तरह के लोग हैं। अब नंबर्स की गेम हो गई है, व्यूअर्स की गेम हो गई है, तो वो जब जितने नंबर ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि बड़े पैनल पे जो है उस पे काम किया जाए तो फिर ये बेहतर हो सकता है। बड़े पैनल पे काम किया जाए, जैसे कि वो आपने गालिब और वो उनकी बात की, मेहदी हसन साहब जो है वो गा रहे हैं, तो वो एक बड़ा नाम वो भी और बड़ा नाम वो भी,
और एक कम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। हाँ तो वो आप देखते होते थे कि हम बचपन में स्कूल जाने से पहले जो है वो एक सुना करते तिलावत लगती होती थी, सुभान वो अल्लाह। सुभान अल्लाह, वो एक नाद लगती होती थी। अब वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अब तो डायरेक्ट आप वही इस तरह की फिजूलियात जो है। अब वो मैं नाम तो लेके हर बंदे का अपना अपना होता है, यस यस। लेकिन थोड़ा सा दुख भी होता है। जैसे वो गाने ही की बात में वो चाहत फतेह अली साहब जो हैं, या अब वो देखें वो इस वक्त वो मतलब इतने पॉपुलर हैं। पॉपुलर चलो ना के वो कहो, मगर मशहूर तो हैं वो। मशहूर हो गए। तो वो हमारे एक दोस्त है, कहता है जी आप उसको जो भी कहें, मेरा तो वो मोहसिन है। अच्छा। मैं कहा जी वो कैसे? कहते मेरे वालिद साहब को 3 साल से फॉलिज था, अच्छा। तो आज उसका गाना देखकर खुद उठ के उन्होंने टीवी बंद किया। तो मतलब वो शिफा का बाइस भी बन रहे हैं वाह। लोग। तो ऐसे लोग भी, अब देखो ये अलमिया है हमारा। एक तरफ अलमिया भी है, दूसरी तरफ वो जो हमने शुरू में बात की थी कि जो दिल चाहता है करो, लेकिन थोड़ा सा हमें मेयार का ख्याल रखना चाहिए। यार और मेयार तभी बनता है जब आप थोड़ा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होगा, रीडिंग आपने की होगी, आपको पता होगा, आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ। अब हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि वैसे लोग ही नहीं रहे। एक और बड़ी मजे की बात है कि हम उस दौर में जिंदा हैं जहां जो अपना तारुफ करवा रहा है बेसिकली वो है ही नहीं वैसा। नहीं ये है। इतना बड़ा अलमिया है कि मैं बड़ा इसमें मुझे ना बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। डबल फेसेस। तो वहाँ कि वो एक बंदा बड़ा नाम बड़ी बातें ये वो, लेकिन जब उसके साथ थोड़ा सा आप चलते हैं, वो गालिब का है कि चलता हूँ थोड़ी देर हर एक राहरों के साथ, वाह वाह। पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। हाँ। तो वो जब थोड़ा सा चल के पता लगता है तो पता लगता है तो बंदा ही हो नहीं है। एक सिख को मार पड़ रही थी तो हसी जा रहा ਸੀ। अच्छा। तो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ दरअसल ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ मैं वो बंदा ही नहीं हैगा। ये अलमिया है, ठीक ये है ना? हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। हाँ तो ये वो बात क्या कर रहे हैं पता है कुछ नहीं है, पता ही कुछ। वो सोशल मीडिया में भी है। हाँ तो अब हम इस जानिब आते हैं, म्यार की बात की, और फिर अब आपके एक और भी एक्टिविटी रही है। आपने पिछले दिनों एक एक्टिंग की दुनिया के, मैं ये कह सकता हूँ, बादशाह हैं। नहीं बादशाह मुझसे नहीं, आपने देखा होगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो इत्तेफाक से मैंने कर लिया। पर मैं तो प्रोडक्शन का बंदा हूँ। मैं बेसिकली मैं कंटेंट, जहाँ पे मैंने जितने भी प्रोग्राम मैंने 92 में हम करते थे रोशन सवेरा के नाम से। अच्छा। तो मैं उसके प्रोडक्शन में एसोसिएट था उसका भी, और जितना कंटेंट था वो मैं देखा करता था। वो नताशा अली होस्ट थी उसकी, वो जो डॉली की आएगी बारात की, मैं डॉली। आपने रमजान ट्रांसमिशन भी की हैं? जी जी मैं वहाँ, मैंने आपको देखा वहाँ पे। जी जी आई वाज देयर। तो वो मैं सारा जो बोलना होता था, जैसे बोलना है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा, वो सब मैं उसको मैनेज करता था और मैं उनके साथ मतलब सारी कोऑर्डिनेशन करता था। तो अब मैं चूंकि पिछले 10 साल से डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, तो कोविड के बाद हमारे सब एंटरटेनमेंट जो है वो खत्म हो गई और हमारा काम खत्म हो गया, फारिग हो गया। मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने टर्किश ड्रामों पर उर्दू डबिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कोई काम नहीं चल रहा, मतलब मैं ना गाने चल रहे हैं, ना नाते चल रही हैं, ना कुछ भी। आप फारिग बैठे हैं और जो थोड़ी बहुत आपके पास होता है, कोई आपने रखा होता है अपना जमा पूंजी, वो जाहिर है बाकी खर्चे तो चल रहे होते हैं ना। तो एक वक्त आया कि बिल्कुल आप जीरो पे आ जाते हैं। तो फिर मैंने ग्रीन टीवी आया, तो उनके साथ मैं जॉब के लिए मतलब हमारा हो रहा था और वो ऑलमोस्ट हो भी गई थी। सही। लेकिन पता चला कि उनका लॉन्चिंग जो है लेट हो रही है। ठीक है। तो मैंने फिर, वो दोस्त थे सारे प्रोडक्शन में, तो मैंने कहा यार मुझे फिर कोई ड्रामों में काम दो, मेरा काम तो थोड़ा चले जी। तो वो फिर एक पहले मुझे काबली पुलाव में जी जी एक वो जो हीरो था उसके फादर का कैरेक्टर मिला। वो छोटा सा कैरेक्टर था, उसमें 3-4 एपिसोड में मैं आया था। बिल्कुल देखा। लेकिन वो सब ने देखा, मुझे पता नहीं कहाँ, जिसने मुझे 20 साल से कॉल नहीं की थी उसने भी मुझे जी मैंने आपका ड्रामा देखा है। मैं भी आपको क्लिप्स भेजता था। तो उसी साथ ही फिर जीवन नगर शुरू हो गया। जीवन नगर में मेरा काम तो काफी है, लेकिन उसमें मेरा मतलब मैं पॉजिटिव वाली, उसमें दो टीम, दो तो ग्रो थे। जी जी जी। एक पॉजिटिव ग्रो था, एक नेगेटिव था। नेके और वो, हाँ जी, नेके और वो एक हमसा है। हाँ जी, वो इस तरह। तो मैंने जो वो थे ना पॉजिटिव वाले, उसमें हमारे साथ नूरुल हसन थे, अपना काशिफ महमूद साहब थे,
तो उनके साथ मतलब मैं भी एक नहीं, member बड़े था। मजे की एक्टिंग की तो आपकी। वो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत हम कर रहे थे। अल्लाह फरी के रहमत करे, खालिद भट्ट साहब हमारे बड़े ही जी, जी, अच्छे जी। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस थे। बिल्कुल। परसों उनका इंतकाल हुआ, वो भी हमारे साथ थे। बल्कि ऐसे लोगों के साथ काम करके, के साथ स्क्रीन शेयर करके आपको इतना कुछ सीखने का मिलता है। सुहेल अहमद साहब हमारे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड, तो उनके साथ काम करके इतना मजा आता है। एक तो वो आर्टिस्ट सारी दुनिया को पता है, सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, इतने प्यारे आदमी हैं और सपोर्टिव। मतलब आप ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपको यार इतना बड़ा ये ऐसा, ये बंदा अगर किसी और मुल्क में होता ना तो खुदा की कसम ये पता नहीं क्या लोगों ने इनको पूजना शुरू कर देते थे। हमारे इंडिया में तो आर्टिस्टों को बाकायदा पूजने लगते हैं, मंदिर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन के मंदिर बने हुए हैं, अच्छा, रफी साहब के मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सुहेल साहब भी कोई मतलब छोटी हस्ती नहीं है अपने काम के हवाले से, इतना वर्सटाइल आर्टिस्ट, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ, इतना प्यार वाला इंसान। अल्लाह की ये ब्लेसिंग है। और मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लोग किसी भी कौम में होते हैं ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से ना इनाम के तौर पे होते हैं। और अब हमारे पास देखो बहुत चंद लोग रह गए ऐसे जो कि जिनको हम कह सकें कि यार ये बड़े लोग हैं। और बड़ा आदमी को पैसे से नहीं होता, नहीं होता। बड़ा आदमी अपने किरदार, अपनी हस्ती, वो जो उनका इतना होता है ना, बिल्कुल दरवेश आदमी, तो ऐसे ही आदमी है वो। सही। ये जो जीवन नगर और काबली पुलाव में जो आपने काम किया, इसके अलावा भी किसी और ड्रामा में भी था? एक था सीरियल किलर, उसमें एक आध एपिसोड में मैं हूँ। तो पहले एक सी टीवी में मैं जॉब करता था प्रोड्यूसर की, तो वहां पर मैं डबिंग आर्टिस्ट भी था। सही। तो वहां पर एक हमने ड्रामा शुरू किया था लाइफ लाइन। अच्छा। तो उसमें भी एक दो एपिसोड्स में जब हमें देखते थे यार कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे समझ आती थी यार ये थोड़ा सा चलो यार मजा आएगा करने का, तो वो उसमें मैं खुद भी कहता था कि मुझे शौक तो है, तो मैं फिर ऐड कर लेता था। तो मैंने ऐसे ही छोटे छोटे काम किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे मतलब सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया थोड़ा बहुत। नहीं, वो बड़ा तो मजे का मैंने फिर इसको थोड़ा मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा मैं फिर इसी तरफ निकला जाए। सही। फिर मेरा बीच में दुबई जाने का प्लान बन गया, तो मेरा एक जॉब का सिलसिला हो गया। प्रोडक्शन के वाले से ही वहां पे भी? नहीं जी, अच्छा। उधर ऑल द वे चेंज है। मैंने कहा ना मैंने जिंदगी में कभी अच्छा, वहां पे वहां पर एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। जबरदस्त। तो वो भी प्रोडक्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है। यस, यस। तो वो भी बहरहाल ये है कि आपको जो डिफरेंट जगहों में आपने काम किए होते हैं ना, वो हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी लाइफ में प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल आपको जब, तो वो मेरी जिंदगी का एक बिल्कुल ही डिफरेंट, अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया कि मुझे एक तो सेल्फ मैनेजमेंट करनी आती है आपको अकेले रहने में। मैंने घर में, मैं सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में भी, और मतलब तो मैंने कभी जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं था। मेरे बहन भाइयों ने, मेरी मिसेज ने कभी मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। तो वहां जाके मैंने जनाब कपड़े भी हम धोते हैं, हम खाना भी बना लेते हैं सब मिलके। तो वो जिंदगी का ये चीजें मैं सोचता हूँ कि बहुत पहले एक आपकी एज में ये होना चाहिए। सही। कि आपको ना अकेले रहने का कहीं मौका मिलना चाहिए, जहाँ पे ये सारा आप ना वो एक इंसान को ना अपनी जिंदगी को वो करना चैनलाइज कर लेता है फिर बंदा। तो ये एक अच्छा कुछ एक्टर्स होते हैं वो मतलब मेरे ख्याल से तो सारे एक्टर्स होते हैं जो एक जिसे कहा जा सकता है कि एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, और वो बड़ा मुश्किल मरहला भी होता है। लेकिन जिनसे भी बात की और जिनका भी इंटरव्यू सुने, या एक्टर्स ने अपना इंटरव्यू में कहा कि उनको सबसे ज़्यादा मज़ा थिएटर्स में आता है, तो आपने भी ऐसा कुछ किया? मैंने स्ट्रीट थिएटर बहुत किया। अच्छा। पाकिस्तान में। अच्छा। मैंने मुझे लिखने का शौक था, तो हमारे एक दोस्त थे, वो प्रोड्यूसर हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो उन्होंने वो एक प्रोग्राम किया इनके साथ, WWF जो एनवायरनमेंट का इदारा है। जी। तो उनको एक चाहिए था स्क्रिप्ट। सही। उस पे स्टेज के लिए ना, स्ट्रीट थिएटर के लिए। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने लिख दिया। तो मैंने उस चक्कर में ना मेरा बात हुई उनके ऑफिशियल्स के साथ, ये WWF के ऑफिशियल्स के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ये थीम है, इस पे आपने स्क्रिप्ट लिखना है। सही। तो उनके साथ मेरी मुलाकातें होती रही 5-6 स्क्रिप्ट लिखने के हवाले से। तो फिर मैंने उनका आइडिया कंसीव करके तो मैंने लिखा, तो वो अप्रूव भी हो गया। तो चूंकि वो मेरी इतनी ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्वमेंट थी उसको समझने के लिए, कि वो मैंने बड़ी अच्छी तरह कंसीव कर लिया। तो मेरे प्रोड्यूसर दोस्त और जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा यार एदा जेड़ा मेन कैरेक्टर है ना, तू कर भी फिर आप ही दे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी उन दिनों मेरे पास टाइम था, तो वो भी एक बड़े मजे का एक्सपीरियंस है कि हमने
बिल्कुल रूरल एरिया में जाके ना, वो लोगों की एजुकेशन के लिए थिएटर होता है। अच्छा अच्छा। एक तो हमारे यहाँ जो कमर्शियल थिएटर चल रहा है जी ना, जी जी। वो लोगों की एजुकेशन के लिए होता है। उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि वो स्टोरी बेस्ड होता है, और उसका मॉरल भी बड़ा अच्छा सा, आप एंड में आपको सबक आमोज होता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि यार आप इतनी दूर एक गांव में जा रहे हैं, लोगों को आपने को रोने धोने वाली, पहले ये होता था कि वो बड़ी जज्बाती सी स्टोरियां लोग लेके चले जाते थे। गांव के लोग जरा सादा होते हैं तो वो जल्दी मतलब उन चीजों में आ जाते हैं। सही। तो मैंने ना उसको कॉमेडी कर दिया। अच्छा। मैंने कॉमेडी थिएटर बना के उसमें मैंने वो जो कंपनी का मैसेज था ना, जी जी। वो उसमें एक शुगर कोटेड करके ना उसको, तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया कि यार ये बड़ा मुश्किल भी और बड़ा बहुत अच्छा काम आपके भी है सामने। कि अच्छा, एंटरटेनमेंट में बदल देना। अब ये जो कमर्शियल थिएटर है या कोई और भी थिएटर जो जो सीरियस है, जैसे अजोका थिएटर है, वो बुल्ला किया उन्होंने, तो आपके सामने जो पब्लिक बैठी है वो बड़ी एजुकेटेड है, और वो इसी मूड में आई हुई है कि हम एक अच्छा थिएटर देखने जा रहे हैं। अब गांव के जो लोग हैं वो बिल्कुल सादे से हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, अब वो हुटिंग भी कर रहे हैं। अब उनको लेकर चलना और उनको बात समझाना और फिर उनसे एक अप्रिसिएशन लेना, वो एक बड़ा मुश्किल टास्क था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छे वे में किया। जबरदस्त। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो WWF, फिर मैंने US एड के लिए, UK एड के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया। सही। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा, और मैंने तकरीबन मोर देन 2000 थिएटर करवाया है। और फिर उसमें मुझे फिर खुद भी शौक पड़ गया कि फिर उसका जो मेन कैरेक्टर होता था ना, वो मैं खुद ही कर लेता था। अच्छा। क्योंकि वो मैंने चूंकि स्क्रिप्ट लिखा होता था तो मुझे उसका पता होता था, तो जो लोगों को जो समझाने वाली बातें होती थी वो वाला कैरेक्टर मैं खुद ही कर लेता था। सही। तो उस सिलसिले में फिर हमें पूरे पाकिस्तान में घूमने का मौका मिला, स्पेशली ये रूरल एरिया के जितना है, फिर ये सराइकी एरिया है, फिर आगे सिंध के एरियाज हैं। तो वो बड़ा मजा आया। हमने उनकी नेटिव लैंग्वेजेस में हम वहाँ से लोकल आर्टिस्ट ले लेते थे। सही। और उनके साथ लेकर हम एक बड़ा अच्छा काम करते थे। सही। और फिर दुबई में अभी जब लास्ट एक बड़ा खूबसूरत थिएटर किया हमने। अच्छा। वो तो बड़ा ही एक इंडिया से एक डायरेक्टर आए थे, तो पार्टीशन के हवाले से था। तो उसमें मैंने एक हिंदू औरत का किरदार किया था। अच्छा। वो बड़ा ही अप्रिशिएट किया गया। तो उसमें मुझे भी बड़ा, उससे फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे UAE में उस कैरेक्टर की वजह से रिकग्नाइजेशन मिली कि यार ये यहाँ पे कोई आर्टिस्ट है या कोई मतलब इस तरह का बंदा है। तो अब ये है कि वहाँ जो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, उनके कल्चरल विंग में मैं बड़ा एक्टिव हूँ। तो हम डिफरेंट आइडियाज़ के साथ डिफरेंट काम कर रहे हैं वहाँ पर। ज़बरदस्त। तो आई हैड सेशन विद ड्रामा राइटर, तो मेरी उनसे बात चल रही थी और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने कुछ बातें की हुई थी। तो ये ग्रीन एंटरटेनमेंट बड़ा इनकलाब लेके आया जो है ड्रामा इंडस्ट्री में। तो उस हवाले से बात हो रही थी कि इनके जो राइटर्स हैं, एक्चुअली ये वो ड्रामाज हैं जो दूसरे जो चैनल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन वो इस तरह की स्टोरी नहीं दिखाते। रिजेक्टेड थे वहाँ से दूसरे। यस। तो दूसरी बात ये है कि एक तो वो रिजेक्टेड थे, और दूसरा ये है कि उसके पीछे एक सवाल खड़ा होता है, एक लंबा सा सवालिया निशान लगा देना चाहिए कि अगर ये चीज़ें उन चैनल्स पे दिखाई जाती तो वो जो पॉजिटिव चीज़ें हमें अब देखने को मिल रही हैं, वो जो इनकलाब नौजवानों में उस तरीके से आ रहा है, वो पहले से आ जाता। बिल्कुल। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमारी बातों में ही मैंने आपको कहा था ना, स्क्रिप्ट की बात। यस। स्क्रिप्ट आपने देखा ना, स्क्रिप्ट स्ट्रांग आया तो इनकलाब आ गया। इनकलाब आया, ठीक है ना। उससे फिर अच्छा स्क्रिप्ट होगा ना, एक्टर के पास भी मार्जिन होगा अपना काम दिखाने का। हमारे तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, शान जैसा आर्टिस्ट आपको पूरे एशिया में नहीं मिलेगा। आप उसकी एक्टिंग को देखो, लेकिन हमने उसको जाया कर दिया। उसको वही एक फार्मूला काम में डाल के बेचारे को हमने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। ये इंडिया में या किसी और जगह पे होता तो इससे बड़े अच्छे काम लिए जाते। हमारे यहाँ हम इतने फाइन आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम उनसे काम ही नहीं लेते ड्यू टू गुड स्क्रिप्ट। वो फिर बेचारे खुद अपने तौर पे कुछ स्क्रिप्ट सोचते हैं, करते हैं। यहाँ एक आर्टिस्ट को, हमारे पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम है कि वो बेचारा अपनी प्रोजेक्शन में फिर वो खुद से अपने लिए प्रोजेक्ट बनाता है, करता है, फिर जाके कहीं उसको 20-30 साल में रिकग्नाइजेशन मिलती है, रिकग्नाइज होता है, तो फिर उम्र ढलने लगती है, वो काम जो है वो करना चाहता है वो हो ही नहीं पाता। बिल्कुल सही। तो
आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ें पहले आ जाती तो बहुत जल्दी चीज़ों को लोग समझ लेते, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि हर काम का एक वक्त होता है, तो शायद ऐसे ही होना था, वो एक इनकलाब नहीं आना था। अब ये है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखने और सुनने को मिलती है, और उसमें सबसे बड़ी बात खूबसूरत हुज़ैफा, आप माशाल्लाह खुद बड़े बाशऊर आदमी हैं, माशाल्लाह राइटर हैं, बुक्स लिख रहे हैं, शायरी करते हैं। शऊर जो है ना वो अल्लाह ताला का दिया हुआ सबसे बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा। वो कहते हैं ना कि कम इल्म होना या मतलब अनपढ़ होना कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं, लेकिन जाहिल होना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जहालत जो है ना वो हमें वो विरसे में मिलती है, वो ये जो शऊर मिलता है, ये जो आपको मुआशरे में पनपने की और जो आपको अपीयरेंस आपकी है, जो आपका कंडक्ट है, वो आपको घर से मिलता है। ये जो वो क्या उसको एक मेरा उर्दू में खूबसूरत लफ्ज़ है, आ जाता है अभी ज़हन में, जी। तो ये चीज़ें आपको आपके किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, आपको घर की तरबियत, ये लफ्ज़ मैं ढूंढ रहा था। तो तरबियत और शऊर जो है ना वो घर से मिलता है। तो जब आपके पास शऊर आ जाता है ना, फिर चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, आप एक अलग एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। एक ही चीज़ को आप अपने तरीके से देख रहे हैं, मैं अपने तरीके से, आप शऊर से देख रहे हैं, मैं शायद पता नहीं किस तरह देख रहा हूँ, तो आप उसमें से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो शऊर का जो है ना वो हमें करना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो आइंदा आने वाले लोग हैं ना, उनकी एजुकेशन में, उनकी चीज़ों में शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। जब शऊर आ जाएगा ना, तो फिर अल्लाह ताला देखना कैसी खूबसूरत चीज़ें हमारे यहाँ इर्द गिर्द खुद ही क्रिएट हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो बड़ा डर लगता है कि अब आने वाला जो वक्त है वो कितना वो खतरनाक भी हो सकता है। मैं बहुत कफिंग हो रही मुझे, मौसम आजकल आपको पता है कितना वो सर्दी है, तो मुझे इस सर्दी का थोड़ा सा 2-3 साल से आइडिया नहीं रहा, तो अब मैं आया हूँ तो फौरन मुझे वो सर्दी लग गई। तो ब्रदर बात ये है कि आपने कहा ना कि सोशल मीडिया से डर लगता है। मैं मार्केटिंग की जॉब भी करता रहा हूँ, तो हमारे एक बड़े अच्छे मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बंदे को भेजा गया किसी मुल्क में कि वहाँ जाओ, शायद आपने सुनी भी हो, बड़ी कॉमन सी कहानी है कि जाओ, जूते बेचने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने कहा जाओ वहाँ जाके देखो कि क्या कैसी मार्केट है। तो वो गया वहाँ पे, जाके 2-3 दिन रहा, लेविश होटल में रहा, बड़ी अच्छी एयरलाइन पे गया, कर आके अपने मजे मुजे करके आ गया, और आके उसने रिपोर्ट बना के दे दी कि जी वहाँ तो लोग जूता पहनते ही नहीं है, तो वो हमारी मार्केट नहीं है। अच्छा, मतलब लोगों को आदत ही नहीं है जूता पहनने की। उन्होंने एक और बंदे को भेजा कुछ दिन बाद, वो गया और वो 3 दिन रहा भी नहीं, वो शाम को ही वापस आ गया, कहता जी दैट इज द बेस्ट मार्केट। हमें इनको अवेयर करना है कि जूते की पहनने की जरूरत क्या है, जूता क्यों पहनते हैं। तो यही बात है, आप जैसे लोगों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया की जो फजूलियात है ना उसको हुज़ैफियात में बदल दें। सही, वी हैव टू फाइंड दैट पार्ट। हाँ सही है। चले, मैंने आपको काफ़ी वक्त लिया, मैं चाहता हूँ कि लास्ट में, क्योंकि हमने गाने की बात बड़ी की और दूसरी एक्टिविटीज़ की होगी, मैं चाहता हूँ लास्ट में थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अच्छा, मैंने आपको पता पूरे इंटरव्यू में जो कफिंग होती रही है जी और तो मेरा गला खराब है बहुत अच्छा। सारे वैसे जो बड़े सिंगर बड़े वैसे कहते हैं, तो मैं वो बड़ा सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा गला भी खराब है, ये भी है, तो मेरे साथ दोनों मसाइल हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ मैं गा पाया तो प्लीज, वरना ना अच्छा हुआ तो उसको काट दीजिएगा। जी ठीक। किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर है, तो उन्हीं का एक गाना मैं आपकी नजर करता हूँ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। गाया बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन आपके कहने में नहीं, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा गला ठीक होता है तो फिर मैं आपको कोई अच्छा सा गाना गा के ना मैं आपको भेज दूँ। ज़रूर भेजिएगा, हम उसको शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जो है, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर जो है वो नौजवान है, तो उनको ऐसा मैसेज जाना चाहिए कोई कि वो अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, तो काइंडली उनको प्लीज़ कुछ बताइए। यार हमने
ऑलमोस्ट सारी बातें ऑलमोस्ट तो ज़्यादा हो गया, मोटिवेशनल ही की लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसका इख्तिताम भी इस तरह ही किया जाए। ओके, फाइनली मैं सिंपल सी बात करता जी हूँ प्लीज। कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। वाह, जो दिल चाहता करो, लेकिन फिर उसको पूरे दिल से करो, यस, और ऐसा करो कि फिर दुनिया कहे कि यार ये काम है। यस, खूबसूरत। मैंने एक कोड लिखा था, आई बोरो सम लव एंड लेंड टू अदर्स, और इसी पे इख्तिताम करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, टाइम निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, और हमें सब्सक्राइब, लाइक, जो भी मामलात होते हैं वो कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।